1 बजे जरूर देखिएगा। वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा आपकी मुडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई लाचारी, बेबसी, मिस्कीनी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज्यादा मशक्कत करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम जरूर चूमेगी। जिंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है। तब जाकर ये कामयाबी न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है, बल्कि उसके माथे पर एक हसीन बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और नए शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज बात, मुलाकात, एहसासात और जज्बात का सिलसिला एक ऐसी अजीम शख्सियत के साथ जिसने अपनी कला से, अपने रंगों से न सिर्फ अपने शहर, अपने देश, बल्कि विदेशों में भी अपनी कला का परचम लहराया। आज हौसलों की उड़ान के इस कार्यक्रम में वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत अदब और एहतराम के साथ आइए इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं डॉक्टर सईद आलम साहब का। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल और खैर मकदम हौसलों की उड़ान के इस खास एपिसोड में। आपका भी। तो बातें बहुत सारी हैं आलम साहब, आपके विषय में जो सबसे खास पहलू है कि जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि बहुत सारे रंग हैं, एक जैसा एक फूल के बहुत सारे रंग होते हैं, ऐसे ही जब आपके विषय में रिसर्च कर रहे थे तो पता लगा कि चाहे गालिब हो, चाहे अकबर हो, चाहे गांधी हो, और इसके अलावा भी बहुत सारे पहलू हैं जो कि आपकी ज़बानी सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं नाजरीन को बता दूं कि आलम साहब का, डॉक्टर सईद आलम साहब का जो खास ताल्लुक है वो थिएटर से है, एक्टिंग से है, अदाकारी से है। बहुत सारी बात और मुलाकात, एहसासात। तो शुरुआत जी फरमाए सर। भाई मैं तो हादसाती तौर पे थिएटर में आ गया, लेकिन पिछले 30 बरसों से सिर्फ थिएटर कर रहा हूं, और अगर मैं सच बोलूं तो बाकी तमाम चीज़ें भूल चुका हूं। ये अलग मौजू है कि थिएटर से पहले मैं एकेडमिशियन था, यूनिवर्सिटी लेक्चरर था। मैंने पीएचडी भी की है, लेकिन थिएटर में नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो एक ज़माने में मैं रिसर्चर रहा, लेक्चरर रहा। उससे पहले मैं स्पोर्ट्स पर्सन था। मुझे अगर मौका दिया जाता तो मैं हॉकी प्लेयर के अलावा दुनिया में कुछ नहीं बनता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है जो अदाकारी में आते हैं या डायरेक्शन में आते हैं, किसी कलाकारी के अंदर आते हैं, कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक खेल के मैदान से जरूर होता है। और जैसा कि आपसे ऑफ द माइक भी बात हो रही थी कि मोहम्मद शाहिद और जफर इकबाल के आप बहुत बड़े प्रशंसक थे। जी, जफर इकबाल का तो खास तौर पे था क्योंकि वो हमारी यूनिवर्सिटी के थे, और इत्तेफाकन मैं भी लेफ्ट आउट था, जफर साहब भी लेफ्ट आउट थे। और फिर जब हमने मॉस्को गोल्ड मेडल के बाद फिर टीवी वगैरह पे भी हॉकी आने लगी थी, तो मैं उनको देखता था, वो लाइन पे बॉल ले जाके क्रॉस करते थे, तो मैं उसकी नकल बहुत करता था। और जब उसमें नाकाम होता था तो सामने वाले प्लेयर को धमकाता था कि वो मुझे जगह दे दे और मैं लाइन से निकल के और क्रॉस मार सकूं। बाद में मुझे हॉकी कोचेस ने सिखाया कि ऐसे नहीं हॉकी खेली जाती, आपको और नकल करना बिल्कुल जरूरी नहीं। जो सबक मैंने फिर थिएटर में सीखा, थिएटर में जब मेरा शागिर्द या मेरे एक्टर्स किसी फिल्म स्टार को नकल करते हैं तो मैं उनको मना करता हूं कि नहीं, नकल जो है वो एक्टिंग के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। क्योंकि मैं हॉकी से ये सबक ले चुका हूँ कि आप अगर किसी प्लेयर को पसंद करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका स्टाइल नकल करने लगिए, आप अपना तरीक़ा खुद ईजाद कीजिए। बहरहाल, लेकिन स्पोर्ट्स का असर जो है वो मेरे थिएटर पे बहुत पड़ा, और मैं थिएटर भी इसलिए करता हूँ और ख़ास तौर पे इसलिए करता हूँ कि अगर स्पोर्ट्स का थोड़ा बहुत दखल है क्रिएटिव चीज़ में तो वो थिएटर में है, स्टेज पे है। आप चाहे रिहर्सल कर रहे हो, चाहे परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपको फिजिकल मेहनत करनी पड़ती है।
मैं नाम तो नहीं लूंगा, कभी कभार मैं कैमरे के लिए भी एक्टिंग कर लेता हूं, तो वहां इतनी तनासानियां होती हैं कि मुझे लुत्फ ही नहीं आता कि साहब आपने 2 डायलॉग्स बोले, फिर उसके बाद आपके लिए चाय आ गई, फिर आप बैठ गए, फिर आप गप्पाबाजी में मसरूफ हुए, फिर किसी ने आपसे कहा कि साहब वो शॉट रेडी है और आप शॉट देने चले गए। जी जी जी। और स्टेज पे आप पहुंचे और फिर 2 घंटे तक मुसलसल आपको गालिब बनना है, कंधे झुकाने, अपने आवाज में ज़ोफ़ लाना है। एक बात यहाँ ये एक प्रश्न उठता है कि थिएटर की कला ज़्यादा सहज है या मुश्किल है, या फिर कैमरे के सामने अदाकारी करना ज़्यादा सहज या मुश्किल है? हो सकता है कि अपनी अपनी दोनों ही जगह मैं सच स्पेसिफिक हो, लेकिन आप क्योंकि तजुर्बा है आपका डायरेक्टली, अगर आप मुझे सच बोलने को कहेंगे तो थिएटर में एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है, सिनेमा में वो आसान तरीन काम है। लेकिन सिनेमा में कैमरे की आंख से कहानी कह देना ये बहुत मुश्किल काम है, स्टेज पे ये बहुत आसान है। एक अदद फ्रेम है जिसको आप स्टेज कह सकते हैं, उसमें आप आराम से जो चीजें करना चाहते हैं करिए। तो मैं थिएटर वर्सेस सिनेमा का कायल बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन एक्टिंग बहुत आसान है। दुनिया भर की चीजें आपको सपोर्ट करने के लिए, खासकर कैमरा इतना आपको सपोर्ट करता है जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं कि साहब लॉन्ग शॉट भी दे दिया, मिड शॉट भी दे दिया, क्लोजअप भी दे दिया आपने। फिर एडिटर साहब के ऊपर और डायरेक्टर साहब के ऊपर है कि वो आपका लॉन्ग शॉट यूज करें कि मिड शॉट यूज करें कि क्लोजअप यूज करें। अगर आपने लॉन्ग शॉट में गलती कर दी, क्लोजअप में सही बोला है तो वो लगा दो, फिर लोग कहेंगे अरे साहब क्या उम्दा एक्टिंग की थी। मैं एक सीरियल शूट कर रहा था और दूरदर्शन उर्दू के लिए ही कर रहा था, तो उसमें एक साहब बहुत खराब एक्टिंग कर रहे थे, उनको एक एक चीज बतानी पड़ती थी, खासकर तलफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से। बहरहाल वो शूट हुआ और फिर हम लोग एडिटिंग टेबल पे गए और फाइनली जब वो टेलीकास्ट हुआ तो हर आदमी फोन करके कहता अरे भाई क्या एक्टिंग की है उन साहब ने। अब हमें मालूम है कि उन साहब ने जब हम शूटिंग करते थे तो वो क्या एक्टिंग करते थे, लेकिन थिएटर में इस किस्म का कोई स्कोप नहीं। और इसीलिए मुझे अगेन देखिए, थिएटर इसीलिए स्पोर्ट्स है कि भाई अब आपको आखिरी ओवर में कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा 6 रन देना है। अब वो हो सकता है आप पहले ओवर में 20 रन दे चुके हों, लेकिन उस आखिरी ओवर में 6 रन देना, यानी अब उसमें किसी चीज का कहीं से आपकी गलती को सुधारने का स्कोप नहीं है। तो मैं इसलिए थिएटर करता हूं क्योंकि वो मुझे हॉकी वाला मजा दे देता है, क्रिकेट वाला लुत्फ दे देता है। जैसे कि आपकी बारे में रिसर्च की और जानकारी हासिल की तो उसमें पता लगा कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आपकी शुरुआत हुई और कहानी पहुंची अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहां पर पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट की उपाधि, और उसके बाद फिर आपने लेक्चरर का भी कुछ काम किया रोहतक में, और उसके बाद फिर ये कॉलेज रोहतक के एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज। जी। फिर ये जो बात आपकी अदाकारी तक पहुंचती है, बीच में राइटिंग का भी सिलसिला है, डायरेक्शन का भी सिलसिला है, तो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या ये बीज जो है पहले से ही आपके मन में था कहीं कि मैं एक अदाकार बनूंगा, या खेल ने इस बीज को आपके अंदर पनपा दिया? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं था। मैं जैसा कि मैंने अर्ज किया, मैं बहुत हादसाती तौर पे थिएटर की दुनिया में आ गया। एक हद तक तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन मुझे याद है जब मैं छोटा था, 3री क्लास या 4थी क्लास में था, आज भी मैं अपने उस उस्ताद को याद करता हूं। वो हमसे ड्रामे करवाते थे और वो बड़े मुश्किल ड्रामे करवाते थे जी। मैंने अपने बचपन में, जब मैं 8 या 9 साल का रहा हूँगा, तो उस दौर के मौजूदा शायरों का तमसीली मुशायरा किया था। मैं बशीर बद्र बना था। क्या बात है। मेरे बड़े भाई मलिकजादा मंजूर बने थे जो प्रोफेसर हैं जी अलीगढ़ में, प्रोफेसर हैं जियोलॉजी के। मेरा छोटा भाई नशूर वाहिदी बना था। तो वो शायद लाशौरी तौर पे दिमाग में रह गया। और उस जमाने में हमने इंग्लिश प्ले किया था बहराइच नाम के एक शहर में, जहां नाजरीन भी इंग्लिश से नावाकिफ थे, एक्टर भी नावाकिफ था,
लेकिन हमारे टीचर ने हमें एक एक बात बता दी थी, ऐसे बोलना है, फिर इस बोलना है, फिर इसके बाद चेहरा ऐसे करना है, फिर हाथ ऐसे करना, और हमने वो कॉपी कर दिया। और तो मुझे लगता है लाशऊरी तौर पे वो कहीं रच बस गया मेरे अंदर। फिर उसके बाद जो सिलसिला चला, फिर मैं स्पोर्ट्स में आ गया और पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। तो अलीगढ़ में भी मैं क्योंकि खेलता ज्यादा था तो इसलिए ड्रामे के लिए मुझे वक्त नहीं मिलता था, लेकिन ड्रामा देखता बहुत था। जब मेरी बात हुई कुछ लोगों से दिल्ली के अंदर थिएटर फ्रेटर्निटी के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो गालिब साहब, तो आप गालिब को जो है पर्दे पर उतारते हैं जी, इतनी बेहतरीन फनकारी के साथ। थोड़ा इस पर बताएं कि सईद आलम और गालिब के दरमियान क्या एक अजीम रिश्ता है और किस तरह से आप उसको पर्दे पर उतार पाते हैं। थियराइज करना तो बहुत आसान होता है, और जब 30 साल का तजुर्बा आपके पास हो, मुझे लगा कि जबान से वाकफियत गालिब की तो जरूरत से ज्यादा थी, हम तो उसका अशरे अशीर भी नहीं है, लेकिन जबान से वाकफियत और फिर जो जबान गालिब बोलते होंगे जैसा कि उनके खुतूत से जाहिर होता है, तो गालिब की खुतूत मैंने बहुत पढ़े हैं। गालिब की शायरी तो बहुत मुख्तसर है, फारसी आती नहीं तो फारसी कलाम उनका पढ़ा नहीं, उर्दू कलाम जो पढ़ा वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन गालिब ने खुतूत बहुत लिखे, तो उससे पता चलता है कि क्या जबान रही होगी उनकी, क्या लबो ले जा रहा होगा। वो जेर जबर की भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तकरीबन कितना पढ़ा होगा आपने गालिब को? उनके सारे खुतूत और कई बार, और गालिब की शायरी। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे सवाल दे दूं, इस हद तक उनका कलाम पढ़ा है कि जब मैं बोर हो जाता हूं तो उल्टी तरफ से पढ़ता हूं। गालिब का आखिरी शेर सबसे पहले पढ़ता हूं। जी जी जी। तो मैंने गालिब का दीवान उल्टी तरफ से भी पढ़ा है। तो बहरहाल, अगर आपको यकीन है कि फूल खिल जाएंगे चाहे जमी हो कितनी भी कठोर, हर घड़ी चलते हैं वो उजाले की ओर, तो आप भी उजाले की तरफ चले और आज इतना रोशन किया कि गालिब से लेके अकबर, अकबर से लेके गांधी, गांधी के अलावा भी कई सारे और चरित्र हैं। आपका सबसे फेवरेट कौन सा रोल है, कौन सा शख्स है जिसको आप पर्दे के ऊपर या थिएटर में अदा करते हैं? बहादुर शाह जफर, और वो बहादुर शाह जफर जो रंगून में है, और एक बूढ़े बादशाह का रोल करना जो 81 या 82 बरस का हो गया है, और इस वक्त आम आदमी से भी ज्यादा खराब जिंदगी जी रहा है। एक फटा कुर्ता है उसके पास, एक लुंगी है, एक तख्त पे कसम पुरसी के आलम में पड़ा हुआ है वो। और मजा इसलिए आता है कि जब आप खुद 40 साल के हों या 45 साल के हों, तब 82 साल के बूढ़े का रोल कर रहे हों और लोगों को यकीन ना है कि साहब ये तो उनसे 40 बरस छोटे। तो बहादुर शाह जफर की जो एहसासात हैं, जब आप बादशाहत छोड़ चुके हैं, माजूल हो गए हैं, और माजूल होने के बाद ऐसा नहीं कि आपको पेंशन मिल रही है और लुटियंस डेली में एक बंगला मिला हुआ है तब भी आप बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। मतलब उस वक्त आप एक शायद मोटर गैराज में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, जो शख्स एक जमाने में लाल किले का मालिक हुआ करता है, तो वो प्ले करने में, और फिर वो महज बादशाह नहीं है, वो शायर भी है। तो शायर, बादशाह और एक माजूल बादशाह का जो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लेंड, जी, वो मुश्किल काम था, लेकिन पता नहीं मैं कर सका हूं या नहीं कर पाया। और गालिब का तो इसलिए कि गालिब मेरी रोजी रोटी है, लेकिन गांधी जी का मैंने 47 साल के गांधी जी का रोल किया है। जी जी जी। तो हम, पूरी दुनिया एक ही गांधी को जानती है, कम कपड़े वाले गांधी, सर पे बाल नहीं। आपको ऑडियंस को कोरिलेट करना कि नहीं गांधी जी ये भी थे जब उनकी मोछें यूं थी, बाकायदा ओवरफ्लोइंग कुर्ता पहनते थे, धोती पहनते थे, सर पे बहुत भारी गुजराती पगड़ी रखते थे, तो क्या वो ऑडियंस को आप कन्विंस कर पाएंगे कि गांधी ऐसा भी हो सकता था?
उसमें भी मुझे बहुत लुत्फ आया करने में, बहुत। क्या बात है। कुछ और आपके तजुर्बे, जैसे कि अगर आप विदेशों के अंदर भी प्लेस करते हैं, हिंदुस्तान में करते हैं, ऑडियंस को लेकर, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा, जैसी आपकी ऑडियंस होगी वैसा आर्टिस्ट होगा, कलाकार होगा और उनका काम होगा। तो क्या कितना फर्क देखते हैं आप जब यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, दुबई, पाकिस्तान, और फिर हिंदुस्तान के अंदर आप प्ले करते हैं? देखिए, आमतौर पे मैं बात बहुत सच बता दूं, जब मैं अमेरिका या इंग्लैंड या दुबई में परफॉर्म करता हूं तो वहां ऑडियंस हिंदुस्तानी होती है। तो एक चीज का एहसास होता है, खासकर अमेरिका में बहुत हुआ, अमेरिका वालों को तो बिल्कुल ही यकीन नहीं आता कि आप 2 घंटे तक मुसलसल स्टेज पे रह के डायलॉग्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो इतना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गए हैं, उनको लगता है कि वो पीछे से डायलॉग चल रहा होगा, ये लिप्स मूवमेंट कर रहे होंगे। तो आप फिर मैं उनको बता, नहीं साहब हमारा लिप्स मूवमेंट नहीं था, ये ओरिजिनल। हम कभी कभी 1-2 गलती करते हैं ड्रामे में, ताकि लोगों को एहसास हो कि ये रियल है। ऐसा नहीं है कि वो पीछे से आवाज आ रही है। एक खासकर हमारा एक प्ले था मौलाना आजाद, वो मैं परफॉर्म नहीं करता था, टॉम ऑल्टर साहब परफॉर्म करते थे। मैंने उनके इंतकाल के बाद मैंने परफॉर्म करना शुरू किया, लेकिन जब भी हमने अमेरिका या इंग्लैंड में किया तो टॉम ऑल्टर साहब परफॉर्म करते थे उसको। तो वहां बहुत से लोग आते थे और कहते थे कि साहब जो मौलाना आजाद का किरदार, जो किरदार था और जो उनका नजरिया था मुत्तहिद हिंदुस्तान का, वो बिल्कुल दुरुस्त था। ये फिर हमें जैसे भोपाल में बहुत अच्छी ऑडियंस मिलती है, हमें हैदराबाद में बहुत अच्छी ऑडियंस, हर जगह अच्छी मिलती है। ऑडियंस का सपोर्ट जबान से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आपने भोपाल का नाम लिया, उर्दू जबान अच्छी बोली जाती है भोपाल के अंदर, हैदराबाद का आपने जिक्र किया, क्या हाँ उर्दू से वाकिफ हैं, वहाँ उर्दू से ज्यादा वाकिफ हैं लोग लखनऊ में, लेकिन दिल्ली में भी अगर जो वाकिफ नहीं है उनको भी प्ले बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं कि हमारे ये जबान हमारे कानों को बहुत भली लग रही थी। तो मेरी ऑडियंस तो दिल्ली की ही ऑडियंस है। मैंने तो जिंदगी के ज्यादातर शोज जो हैं वो दिल्ली में किए हैं, और वो जिस कदर दिल्ली वालों ने सराहा है किसी और ने नहीं सराहा। बहुत खूब बात कही। और कभी ऑडियंस, मैं चाहता हूं आपके जरिए ये बात कह सकूं, मैं ऑडियंस को अपने से कमतर नहीं समझता। मैं ये मान के चलता हूं कि अभी मैं क्रिकेट से मिसाल दूंगा आपको कि शायद जिस मौजू पे मैं ड्रामा कर रहा हूं ऑडियंस वो मुझसे बेहतर जानती है। यानी बड़ी बात कर रहे हैं जी। जब एक अगर मैंने लॉफ्ट किया मिड ऑन पे और कैच हो गया और एक ने बुराई की, तो मुझे लगता है शायद वो ज्यादा अच्छी शॉट मार सकता था, गो कि वो नेशनल लेवल का प्लेयर नहीं। तो कभी कभी ऑडियंस से जो मुझे फीडबैक मिलता है, हमारी जिससे मैं गालिब बन के एक कभी मेरे साथ कोई रात गुजार तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला गालिब से बोलता है, तो गालिब उसकी तख्ती करने लगते हैं, फाइलुन मुफाइलुन, तो ये मैं तख्ती करता था। और फिर मैं कहता था कि कभी मेरे साथ कोई रात गुजार को, कभी मेरे साथ कोई की जगह कई कर लीजिए। ठीक है। तो एक साहब ने मुझे बताया कि देखिए आप जो तख्ती करते हैं वो गलत करते हैं, तो आप बेहतर है कि तख्ती मत कीजिए। यानी वो शख्स जो गालिब पे मेरा ड्रामा देखने आया था वो गालिब को मुझसे बेहतर जानता था। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप ये मत समझिए कि आप अपनी ऑडियंस को तालीम देने आए हैं, एजुकेट करने आए हैं या उसको पैगाम पहुंचाने आए हैं। ये तो एक आग का दरिया है और आपको गुजर के जाना है। जी, गुजरना है वहां आपसे ज्यादा, और आपसे ज्यादा शरीफ शख्स बैठा हुआ है, चाहे तो वो वहीं टोक दे आपको। ठीक बात है कि भाई शेर गलत पढ़ रहे हैं आप। जिंदगी है तो ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं तो कठिनाइयां हैं तो रास्ते भी हैं, और रास्ते के बाद जब मंजिल आती है तो वो हौसले से आती है। तो हौसला भी है, और हौसला इस बात का है कि हमें जिद है और हम अपनी जिद पर कायम रहेंगे और बनकर दिखाएंगे डॉक्टर सईद आलम, जो इस वक्त हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। स्टूडियो में गुफ्तगू जारी है हौसलों की उड़ान को लेकर। और
एक बहुत अहम मुद्दा पेश नज़र है इस वक्त पूरी फिजाओं के अंदर, और आपसे गुफ्तगू भी हुई ऑफ द माइक कि जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी अगर राइटिंग पर हम बात करें कि अब ये कहा जाता है कि वो एक प्ले भी लिख सकता है, कोई फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिख सकता है, तो इस पर भी आपकी कुछ राय शुमारी है और कुछ आपने रिसर्च भी की है, गौर व फिक्र की है, ज़रा उस पर अपनी बात रखें। मैंने किया है। देखिए ये AI आपका वक्त बचा सकता है। अगर आप, मैं बता दूं, 1 महीना लगा के एक खराब चीज लिखने जा रहे हैं या खराब चीज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं या खराब फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप AI से वो खराब काम करवा लीजिए, वो आपको 2 दिन में वो खराब काम करके दे देगा। ठीक। तो अगर खराब काम करना है तो AI की मदद जरूर लीजिए, वो कम से कम आपका वक्त बचा लेगा। आपने 1 महीना जाया किया और बहुत खराब काम करके लाए, तो AI उसको 2 दिन में उतना ही खराब काम कर सकता था। अगर आपको अच्छा काम करना है तो AI आपसे अच्छा काम नहीं कर सकता। मैंने AI से एक बार चेक करने के लिए अपना ही एक प्ले दे दिया लिखने को, उसने सारे मेरे कैरेक्टर्स चोरी कर लिए, सारे मेरे डायलॉग्स चोरी कर लिए, क्योंकि वो YouTube पे मौजूद है। जी। तो AI तो वही कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत लजीज खाना खाने की जरूरत महसूस हो रही हो, लेकिन AI के पास खाने के नाम पे खिचड़ी है, तो वो खिचड़ी ही आपको परोस पाएगा, वो आपको मुरागन खाना नहीं दे पाएगा। तो ये बस वक्त बचाना हो आपको, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के दागना हो, आप सोचते हो कि यार AI से लिखवा लेता हूं मैं, तब तक जाके कहीं तफरीह कराऊं, फाइनल मैच देख लूं बैठ के, तो ठीक है। वरना AI तो बहुत खराब, बहुत, और AI के जितने भी काम होते हैं, सिर्फ लिखना ही नहीं, AI की तस्वीरें जो रीजनरेट करते हैं, AI की फिल्में बहुत वाहियात होती हैं, बहुत इसी के कभी मुकाबला नहीं कर सकता ह्यूमन माइंड। इसी के मद्देनजर ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गया। अब यहाँ से आप ये थिएटर को, खासकर जो आपकी कला है, आपकी आर्ट है, कैसे देखते हैं? क्या मुस्तकबिल है, क्या एग्जिस्टेंस है थिएटर का? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का रोल हमारी जिंदगी में बढ़ता जाएगा, थिएटर का रोल और ताबनाक होता जाएगा। जब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए होगी जहां टेक्नोलॉजी का दखल नहीं है, टेक्नोलॉजी है मेरे पास, मैं अभी शोले फिल्म देख सकता हूं, मैं अभी मुगल आजम देख सकता हूं, मैं अभी आजकल तो मैं देख भी बहुत रहा हूं, मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकता हूं। लेकिन जब मेरा जी किया कि भाई अब कोई लाइव, फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमारी आपकी बात चल रही थी कि अजहरुद्दीन को लाइव देखना है, तब तो हैदराबाद जाना पड़ेगा। फिर AI और कोई भी टेक्नोलॉजी अजहरुद्दीन को हमें लाइव नहीं दिखा सकती। अगर उनसे हाथ मिलाना है, अगर उनको छूना है, तो मुझे उनको लाइव ही देखना पड़ेगा। तो थिएटर जब इन सब चीजों से, आप जिस चीज की भी ज्यादती होगी उससे आप एक ना एक दिन बोर जरूर होंगे। तो जो चीज कम होगी, और कमी में, मान लीजिए थिएटर है, जब आप थिएटर देखने जाएंगे तो 1.5 घंटे पहले निकलेंगे, पेट्रोल पे पैसा जाया करेंगे, टिकट लेंगे और जाके देखेंगे। तो थिएटर टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कभी नहीं कर पाएगा। कोई भी चीज, बैलगाड़ी कभी भी कार को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। लेकिन जब आपको बैलगाड़ी के सफर की जरूरत महसूस होगी, तो फिर आप बैलगाड़ी पे ही, बैलगाड़ी का सफर बैलगाड़ी में ही लुत्फ देगा, वो बैलगाड़ी में ही लुत्फ देगा, वो और कहीं नहीं देगा। तो थिएटर, और देखिए ये पहला ऑनस्लॉट थोड़ी है थिएटर के खिलाफ। ये ऑनस्लॉट जो है वो 80 साल पुराना हो गया, जब सिनेमा ने थिएटर को रिप्लेस कर लिया था। जब आप सारी चीजें कैमरे के थ्रू दिखाने लगे थे, उसके जरिए दिखाने लगे थे, जब आप कहानी कैमरे से कह रहे थे, और ये नया ट्रेंड नहीं है, तो बल्कि थिएटर, सिनेमा ने थिएटर से ही चीजें लेके थिएटर को ही रिप्लेस कर दिया। ठीक है साहब, वो सर्किल है कि जी, चलता रहा है, वो लॉ ऑफ नेचर है जी। वो लॉ ऑफ नेचर है। तो उसका हमें बहुत फायदा भी पहुंचा है, थिएटर के नजरिए से नहीं, हर तरीके से साइंस का और टेक्नोलॉजी का हमें बहुत फायदा पहुंचा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत उम्दा बात है। अब हमारे पास ऑडियंस क्यों आती है बहुत ज्यादा, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत दखल है।
एक क्लिक पे मैं 500 लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूं कि कल मेरा प्ले है। बिल्कुल। आज से 35 बरस पहले जो लोग थिएटर करते थे उन बेचारों को पोस्ट कार्ड लिखना पड़ता था, उन बेचारों को अखबार में, और इतना पैसा नहीं होता था कि बड़ा सा ऐड निकाल दें, तो छोटा सा ऐड निकाल। तो टेक्नोलॉजी ने थिएटर को भी बहुत फायदा, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी को मैं थिएटर में ले आऊं कि मेरा आधा प्ले स्क्रीन पे दिख रहा हो और आधा लाइव हो, वो मुमकिन नहीं होगा। वो मैं जाती तौर पे नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल आजकल बहुत आसान तरीका हो गया कि आप अपना सेट, जैसे ये दिख रहा है वैसे आप अपना सेट दिखा सकते हैं। आप हवेली में प्ले कर रहे हैं तो पीछे हवेली दिखा दीजिए। मैं उसके बहुत खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक मेहराब अगर रख दूं और लोगों को यकीन दिला दूं कि ये हवेली है। फॉर एग्जाम्पल मैं गालिब न्यू दिल्ली में बस अड्डे का सीन करता हूं। मैं सिर्फ ह्यूमन बॉडी से बस अड्डा क्रिएट कर देता हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं वहां बस लाने की, कार लाने की, या स्क्रीन से ISBT दिखाने। मैं आपको आखिरी जुमला बोल देता हूं जी। टेक्नोलॉजी इज लाइक डायनामाइट। आप कैसे यूज करते हैं उसको। डायनामाइट से आप चाहें तो किसी का घर उजाड़ दें, चाहे तो पहाड़ उजाड़ के वहां घर बना दें। जाहिर सी बात। तो टेक्नोलॉजी इज डायनामाइट, उससे मुफर मुमकिन नहीं, और आपकी जिंदगी का वो हिस्सा है, लेकिन आप उससे अपने ऊपर हावी ना करें, तारी ना करें। हर बात की एक हद होती है, और हद अपनी जगह पर महदूद होती है। तो टेक्नोलॉजी, साइंस अपनी जगह पर है, और आर्ट एंड कल्चर अपनी जगह पर है, अदाकारी अपनी जगह पर है। जी, और ये एक लबोलुआब है आपसे। जी, तीनों कुछ जगहों पे जाके मिल जाते हैं, और तीनों कुछ जगहों पे जाके अलग अलग हो जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये आपकी फरासत के ऊपर है कि आप साइंस को किस हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज से कोई 20 बरस पहले ही हम परफॉर्मेंस करते वक्त माइक का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन फिर एक टेक्नोलॉजी आई जिसको कहते हैं प्लेट माइक, कि वो आप फ्लोर पे रख दीजिए तो भी आपकी आवाज पहुंच जाएगी। तो हमने माइक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि भाई जबरदस्ती अपना गला सुखाने से क्या फायदा जब एक माइक नाम की फैसिलिटी मौजूद है। लेकिन अब अगर कोई कहे कि साहब हम ऐसा कर देते हैं कि वो आपकी साइंस से कुर्सी भी बन जाएगी, मेज भी बन जाएगी, सेट हम सारा साइंस से बना देंगे, वो कुछ इस किस्म के लेजर से, या फॉर एग्जांपल लाइट्स, ये तो बहुत पुरानी एग्जाम्पल्स इतने हैं, और हम लाइट्स का बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, वो पैटर्न बन रहा है फर्श पे, हम नहीं करते। मैं आपको एक छोटा सा, अगर आपके पास वक्त हो, एग्जाम्पल दूं। मेरा एक प्ले था अल्जाइमर्स, जिसमें एक ज़ईफ साहब 90 साल के आदमी एक अदद खत लिख रहे हैं। तो मैंने उसको, उनकी चौकी एक स्पॉट में रखी, तखत एक स्पॉट में रखा, उनकी नमाज पढ़ने की चौकी एक स्पॉट में रखी, और वो मैं जिस स्पॉट पे रहते थे वही स्पॉट जलाता था। और मुझसे एक साहब ने कहा कि भाई ये बताइए, ये बुजुर्गवार अपने ड्राइंग रूम में बैठ के खत लिख रहे हैं, किसी के ड्राइंग रूम में इतने स्पॉट्स कैसे हो सकते हैं? बोले वो हमें झटका लग रहा था, हमें वो ड्राइंग रूम लग ही नहीं रहा था। आप तो अगर एक फ्लैट लाइट जला देते तो हमें यकीन आ जाता कि ये बड़े मियाँ का ड्राइंग रूम है। तो मुझे एहसास हुआ कि बिला वजह मैंने टेक्नोलॉजी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर मुझे भी ये यकीन और एहसास हो गया आपसे बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए हौसलों की उड़ान के इस शो के अंदर, कि वक्त की पाबंदी है, वरना गुफ्तगू और लंबी बातचीत आपसे इतनी होती रहे, इतना कुछ है आपके पास कहने के लिए और सुनाने के लिए कि वक्त कम पड़ेगा और आपसे बातें लगातार होती रहेगी। बहरहाल आप हौसलों की उड़ान के इस शो में आए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत आपका शुक्रिया, नाजरीन का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त सहरा से जो सरगर्द गुजर जाते हैं। हौसलों की उड़ान के आज के इस एपिसोड में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन इस वायदे के साथ कि अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी एक और अजीम शख्सियत के साथ मुलाकात। लेकिन आपको बताते चलें कि अगर आप DD उर्दू को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द फिर होगी मुलाकात। अपना रखें खास ख्याल। बहुत शुक्रिया। आदाब। आज तो पार्टी